जिंदगी पल पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हों हर पल, फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है बस एक बार ही मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो रहा है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज जो मुद्दे आपके लिए लेकर आया हूं मैं, वो भी बेहद अहम है, बेहद खास हैं। सब स्पेशल स्टोरीज, स्पेशल मुद्दे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ ही पलों में वो भी आ जाएंगे। लेकिन जनमत का जो तरीका है वो आपको याद होना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाइए, हर खबर पर वोट करिए। आप वोट करेंगे तो उसका जो परसेंटेज आएगा, जो प्रतिशत आएगा, वो हम आपको खबर के विश्लेषण के साथ बताएंगे रात को 9 बजे जनमत में। तो #JNMAT यानी जनमत टाइप करिए, आप हमारे शो के पोल तक भी पहुंच जाएंगे। तो पहली खबर, AI वाली राजनीति। देखिए, आम आदमी पार्टी पर FIR हो गई कि भाई उन्होंने एक फर्जी AI जनरेटेड वीडियो नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, इन दोनों का निकाला। उसके बाद अब चुनावी माहौल जो है और गर्मा चुका है। दिल्ली चुनाव में बहुत कुछ खास है। आज कौन कौन से मुद्दे हैं आपको विस्तार से समझाएंगे। फिर चलिए आगे चलते हैं। भारी पड़ा खालिस्तानी प्रेम। अब देखिए, ये खुफिया एजेंसियां कह रही हैं कि भाई खालिस्तानियों के निशाने पर है अरविंद केजरीवाल। कोई सोच सकता है क्या ये बात? लेकिन ये हो रहा है। कभी ये खालिस्तान प्रेम के लिए जाने जाते थे। कुछ ऐसी खबरें, ऐसी इनपुट भी आ रही थी पहले, लेकिन अब अचानक से बदलाव कैसे, थोड़ा सा शंका होती है। लेकिन इनपुट तो इनपुट है, उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे समुद्र में स्वदेशी शक्ति यानी भारत की शक्ति, भारत की नौसेना की शक्ति किसके जरिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। तो कैसे, वो आपको विस्तार से समझाएंगे। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इंदिरा वर्सेस मनमोहन की। भाई, कांग्रेस के दफ्तर के नाम पर अब विवाद होना लाजमी है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा विवाद वो हो गया जो राहुल गांधी ने वहां मंच पर जाकर बोल दिया। यानी बीजेपी से लड़ाई है, RSS से लड़ाई है और इंडियन स्टेट से लड़ाई है। वो भी आपको विस्तार में हम समझाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और बदरंग मेडल, यानी कि भाई जो मेडल जीते जा रहे थे उनका कलर फेड हो रहा है। हमारे खिलाड़ियों ने तो खूब मेहनत करी, उन्होंने खूब मेहनत करने के बाद मेडल जीते हैं। तो सोचिए गोल्डन मेडल्स के रंग कैसे फीके पड़ रहे हैं। ये स्पेशल स्टोरी भी आपके लिए आज जनमत में। चलिए, ये तो फ्लोर ग्राफिक्स थे। अब शुरुआत करते हैं मुद्दों की। पहला मुद्दा दिल्ली चुनाव से जुड़ा हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को करीब 3 हफ्ते का समय बचा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं यानी उनके नेताओं के खिलाफ एक के बाद एक FIR दर्ज हो रही हैं। अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ हाल ही में अलग अलग मामलों में FIR दर्ज की गई है, जिनमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन FIRs में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक सामग्री फैलाने और संवैधानिक पदों की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप शामिल है। बीजेपी के चुनावी सेल की शिकायत पर दर्ज हुए इन मामलों में आप पार्टी और उसके नेताओं के लिए मुसीबत अब बढ़ गई है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ FIR का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब तक पार्टी के खिलाफ 5 FIR दर्ज हो चुकी हैं, जो पार्टी और उसके नेताओं के लिए बड़ी मुसीबत बन गई हैं। इन मामलों में से एक में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, यानी अब तो पूर्व बोलना पड़ता है, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी गिरे हैं। आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि उसने AI जनरेटेड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरों और वीडियो के साथ छेड़छाड़ की है। बीजेपी के चुनावी सेल की शिकायत पर यह FIR दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में दर्ज की गई। आरोप यह है कि पार्टी ने जानबूझकर इन वीडियो और तस्वीरों में बदलाव करके देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में डिजिटल छेड़छाड़ और वायरल वीडियो की राजनीति एक नई दिशा में प्रवेश कर गई है। इस पर पार्टी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इसमें आरोप है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर PM मोदी के खिलाफ झूठी जानकारी फैलाई। इस मामले में पार्टी और उसके नेताओं पर जनता को भ्रमित करने और झूठी अफवाहें फैलाने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया के इस समय के दौर में ये घटनाएं चुनावी माहौल को और भी गरमाती हैं और इस मामले में पार्टी पर एक और FIR जो है वो दर्ज हुई है।
आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर दर्ज की गई है। इस मामले में आरोप है कि पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह की आवाज और वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पोस्ट किया है। ये कार्रवाई भी बीजेपी की शिकायत के आधार पर की गई। इसमें आरोप है कि वीडियो के जरिए अमित शाह को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। ये मामला गंभीर है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की जानकारी तेजी से फैलती है और इससे जनता के बीच गलत संदेश जा सकता है। आम आदमी पार्टी की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ दूसरा मामला दर्ज हुआ है। इसमें केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने यूपी और बिहार से आए हुए लोगों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा था कि यूपी और बिहार के लोग दिल्ली में 13,000 वोट बनाने का काम कर रहे हैं। ये बयान न केवल सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि विभिन्न राज्यों के लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश भी इसके तरीके से नजर आ रही है। इस बयान के बाद बीजेपी ने तत्काल एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर का सिलसिला यहीं नहीं रुका, आप पार्टी पर एक और एफआईआर दर्ज हुई। साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी पुलिस थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा अपने चुनावी कार्यालय के लिए सरकारी वाहन का उपयोग किया गया है, यानी कि जो आप समझ कैंपेनिंग के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल किया गया है। जानकारी के मुताबिक आतिशी के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज की है। एक सरकारी ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर ने कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज की है। सीएम पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है, जिसमें निजी कार्यालय के लिए सरकारी वाहन के प्रयोग का आरोप शामिल है। इसके बाद एक और मामला सामने आया, जहां आप पार्टी के राम गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी का घर दिखाने वाली एक तस्वीर पोस्ट की, जिसे एआई की मदद से बनाया गया था। एआई कितना खतरनाक हो सकता है आप हमारी खबर से समझ सकते हैं, और हम जानबूझकर आपको वीडियोस नहीं दिखा रहे। किसी भी गरिमा में बैठे हुए एक गरिमा के पद को होल्ड करने वाले एक पीएम हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, किसी की भी ऐसी एआई जनरेटेड वीडियो हम तो नहीं दिखाना चाहेंगे। लेकिन बवाल इससे मचा हुआ, और एआई कितना खतरनाक है, इसका सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन दुरुपयोग कैसे हो रहा है, ये खबर उससे रिलेटेड है। इस तस्वीर में आपको बता दें, गलत जानकारी दी गई थी, जिससे सोशल मीडिया पर गलत संदेश फैलाने की संभावना थी। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू की। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच दोनों प्रमुख दलों आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इन एफआईआर के दर्ज होने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि यह कदम पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ हो रहे डिजिटल अपराधों को उजागर करने के लिए उठाया गया है। इस बार चुनावी माहौल में टेक्नोलॉजी का प्रभाव साफ देखा जा रहा है। एआई के जरिए सोशल मीडिया पर वीडियो, तस्वीरें और बयानबाजियों का खेल तेज हो गया है। पार्टियां इस तकनीकी विकास का इस्तेमाल अपनी रणनीति को सफल बनाने के लिए कर रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही गलत जानकारी और छेड़छाड़ ने चुनावी राजनीति में नए सवाल उठाए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही यह मामला और भी गर्मा चुका है, और गर्मा सकता भी है, ज्यादा गर्मा जाएगा। दोनों दल अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। आगामी दिनों में इन मामलों की जांच और चुनावी प्रचार की रणनीतियां नई दिशा ला सकती हैं। तो आप पर एफआईआर की झड़ी एक तरीके से लग गई, और एआई जनरेटेड फेक वीडियोस पोस्ट करना कितना घातक है। तो खबर क्योंकि राजनीति से जुड़ी हुई है, तो हमने आपसे जनमत में, क्योंकि हमारा कार्यक्रम वोट से ही चलता है, तो हमने एक जनमत में आपसे प्रश्न पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। ओछी राजनीति पर उतरी है आम आदमी पार्टी, तो 98% लोगों ने कहा हाँ, 2% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि हाँ, ओछी राजनीति पर उतरी है आम आदमी पार्टी। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों द्वारा एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया। क्या अलर्ट है वो मैं आपको बताता हूं, जिसमें इस अलर्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर होने की जानकारी दी गई है। खुफिया इनपुट्स के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए हैं, खासकर चुनावी रैलियों और सार्वजनिक जनसभाओं के दौरान। ये जानकारी बेहद गंभीर है, क्योंकि एक तरफ केजरीवाल पर खालिस्तानी समर्थकों के पक्ष में बयान देने और उनके समर्थन में खड़े होने के आरोप लगते रहे हैं, वहीं अब उन्हें खुद इन आतंकियों से खतरा उत्पन्न हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने कई बार खालिस्तानी विचारधारा से जुड़े मुद्दों पर बयान दिए थे, जिनसे उन्हें खालिस्तानी समर्थक तत्वों का अप्रत्यक्ष समर्थन मिलने का दावा किया गया है। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर खालिस्तानी समर्थक उनके समर्थन में बोलते रहे हैं। ये सब देखते हुए सवाल ये उठता है कि जब केजरीवाल खुद खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर हैं, तो क्या अब वे पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे?
पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों का एक लंबा इतिहास रहा है और यदि केजरीवाल अपने बयान और स्थिति को बदलते हैं तो ये उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। उन्हें यह तय करना होगा कि वे खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कितने कठोर कदम उठाने को तैयार हैं और क्या उनके बयान और कदम चुनावी राजनीति के संदर्भ में उनके लिए सही साबित होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव नजदीक आते ही राजधानी में सियासी माहौल गर्मा गया है। इस बीच आज सुबह अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला हो सकता है। इसको लेकर एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। वहीं इस मामले पर अब अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अरविंद केजरीवाल ने हमले के अलर्ट को लेकर कहा कि उनके ऊपर जो उनको ऊपर वाला बचाएगा, तो वो ऊपर वाले पर ट्रस्ट कर रहे हैं, करना भी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। लेकिन खालिस्तान प्रेम के लिए भी आम आदमी पार्टी को जाना जाता था, ये भी एक छवि है, लेकिन अब ये क्या बदल गई है। खालिस्तानी संगठन से खतरों के इंटेलिजेंस अलर्ट के बीच बुधवार को अरविंद केजरीवाल नामांकन करने के लिए घर से निकले, तो इस दौरान जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि आपकी जान को खतरा है, इस पर केजरीवाल ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि ऊपर वाला ही बचाएगा। इस दौरान खालिस्तानी हमले के खतरों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई, भगवान मेरे साथ हैं, जब तक लाइफलाइन है तब तक जिंदा रहेंगे, जिस दिन लाइफलाइन खत्म हो जाएगी उस दिन ऊपर वाला उठा लेगा। तो अरविंद केजरीवाल ने इसी अंदाज में ये स्टेटमेंट दिया था, जो कि अब काफी लोग सुन रहे हैं और थोड़ा सा समझ रहे हैं कि भाई क्यों दिया गया ये स्टेटमेंट। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम पर खतरे को देखते हुए उनकी सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया गया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को अभी Z+ सुरक्षा मिली हुई है। खालिस्तानी संगठन से खतरा होने पर दिल्ली चुनावों के बीच सुरक्षा एजेंसियों को दिल्ली के पूर्व सीएम पर खतरे को लेकर इनपुट दिया है। वहीं एजेंसी का कहना है कि चुनावी माहौल को बिगाड़ने के लिए खालिस्तानी आतंकवादी नेता और प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों को टारगेट कर सकते हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस खतरे को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बना रही हैं। एजेंसी का कहना है कि जनसभाओं और चुनावी रैलियों में नेताओं की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी महत्वपूर्ण नेताओं को सुरक्षा कवच मिले और समय समय पर सुरक्षा व्यवस्था का रिव्यू किया जाए। पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर संभावित खतरों से निपटने की तैयारी में हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली में विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि हर पुलिस अधिकारी को हाई अलर्ट पर रखा जाएगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो हमने ये भी खबर आपको बताई, जहां अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा बताया जा रहा है, वो भी खालिस्तानी आतंकवादियों से। तो चलिए, ये खबर हमने आपको बताई। इस खबर पर पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। आपको भारी पड़ा खालिस्तानी प्रेम, ये हमने आपसे प्रश्न पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर। तो आपने क्या प्रतिक्रिया दी, क्या पोल में रिजल्ट, क्योंकि आप हर हमारे पोल में भाग लेते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आपका आता है। आपको भारी पड़ा खालिस्तानी प्रेम, 95% लोग कह रहे हैं हाँ भारी पड़ा खालिस्तानी प्रेम, और 5% लेकिन इसके विरोध में है। लेकिन बहुमत ये मानते हैं गलती हो गई आम आदमी पार्टी से। बात करेंगे भारतीय नेवी की, यानी इंडियन नेवी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों यानी INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर को आज उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। खास बात यह है कि ये पोत और पनडुब्बी मेड इन इंडिया हैं। जहां INS सूरत मिसाइलों के लिए काल है, तो वहीं INS वागशीर दुश्मन के रडार को चकमा देने में, सोनार को चकमा देने में माहिर है। जबकि INS नीलगिरी समुंदर में भारत को बढ़त दिला सकता है। INS सूरत को इस तरह बनाया गया है कि यह दुश्मन के रडार, उसके सोनार में नहीं आएगा। ये सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल से लैस है। ये ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम से भी लैस है। INS नीलगिरी, उसकी बात भी अगर मैं बताऊं आपको, तो वो भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत पहला स्टेल्थ फ्रिगेट है, जो समुद्री सुरक्षा में एक नई दिशा देगा। ये शिप सुपरसोनिक सतह से सतह और मीडियम रेंज सतह से हवा यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइलों से तैयार किया गया है, जिसमें ये समुद्र में स्थित अलग अलग खतरों से निपटने में सक्षम होगा। P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट की छठी और आखिरी पनडुब्बी INS वागशीर पनडुब्बी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाती है। ये पनडुब्बी दुश्मन के रडार से बचने, इलाके की निगरानी करने, खुफिया जानकारी जुटाने,
हाई टेक्नोलॉजी वाली ध्वनि नियंत्रण, कम शोर छोड़ने और जलवायु के अनुसार अपने ढांचे को अनुकूलित करने की क्षमता रखती है। जानते हैं कि इन तीनों जो यानी त्रिकाल की खासियत और इनसे दुश्मन के हौसले जो हैं वो कैसे पस्त होंगे। आईएनएस सूरत की बात आपको बताएं, मिसाइलों के लिए काल है, लंबाई 163 मीटर है, 55.56 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है, P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, दुनिया के सबसे बड़े विध्वंसक पोतों में से एक है, 75% सामग्री इसकी स्वदेशी है, 25% विदेशी है, डिजाइन युद्धक सामग्री और उन्नत तकनीक से लैस है, अत्याधुनिक हथियार सेंसर पैकेज से ये लैस है। अब नीलगिरी की बात आपको बता दें तो पहला स्टेल्थ फ्रिगेड है, प्रोजेक्ट 17A के तहत पहला स्टेल्थ फ्रिगेड है, 6,670 टन ये वजनी है और 149 मीटर लंबा पोत है। ऐसा डिजाइन की रडार की पकड़ सोनार की पकड़ में नहीं आता, सुपरसोनिक मिसाइलों से ये लैस होगा। तो नीलगिरी की भी जानकारी दी, वागशीर का भी आपको बता दूं, आईएनएस वागशीर। तो देखिए आईएनएस वागशीर जो है वो दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित छठी और आखिरी डिजिटल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। दुश्मन के इलाकों में बिना शोर के मिशन को अंजाम देने में यह माहिर है। 67 मीटर लंबी है, 1550 इसका टन वजनी पनडुब्बी है। ये इसका वायर गाइडेड टॉर्पीडो से लैस है। टॉर्पीडो यानी कि जो समुद्र के अंदर से ही फायर की जा सकती हैं, एक तरीके से मिसाइल ही समझिए उसको, पानी की मिसाइल समझ लीजिए। उस टॉर्पीडो से लैस एंटी शिप मिसाइल और उन्नत सोनार सिस्टम से लैस पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP तकनीक लगाई जा सकेगी। अब देखिए माना जा रहा है कि आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर तीनों ही समुद्र में पांव फैला रहे हैं चीन और पाकिस्तान के लिए काल है। ये तीनों ही समुद्र के शेर हैं जो दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही गुपचुप तरीके से अपने मिशन को अंजाम देते हैं। इंडियन नेवी में शामिल हो रहे ये तीनों युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर सबमरीन, ये सबमरीन है, एक आपको बता दूं पनडुब्बी जो इसमें है वो काफी ताकतवर हैं। इनके आने से इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी और बढ़ चुकी है, मैं तो कहूंगा कि भाई। और खास बात यह है ये मेड इन इंडिया है, स्वदेशी है और ये भारत के त्रिकाल और पानी मांगेंगे चीन पाकिस्तान। हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई जितना सशक्त हमारी नेवी को किया जाएगा, उन्नत किया जाएगा, हमारे पड़ोसी उतने डर के रहेंगे और ये अगर डर के रहेंगे तो ये डर अच्छा है। देखिए 3 नई नौसैनिक शक्तियों का राष्ट्र को समर्पण आज हो गया है। खबर हमने आपको बताई, क्वालिटीज आपको हमने बताई, अब हम आपको बताएंगे, हमने जो पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें कि भाई देश की समुद्र सुरक्षा में अहम कदम यह है कि भाई इनको जो लॉन्च किया गया है, इन जहाज़ों की अगर बात की जाए, पोल में हमने आपको बताया तो 99% लोगों ने कहा हाँ और 1% लोगों ने कहा ना। तो मैक्सिमम लोग, ऑलमोस्ट 100% मान लीजिए, वो कह रहे हैं कि हाँ देश की समुद्र सुरक्षा में अहम कदम है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस ने मांग की थी कि अंतिम संस्कार अलग से हो और वहां पर स्मारक तैयार किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने निगम बोझ चुना था। तब कांग्रेस ने सरकार पर पूर्व पीएम के अपमान के आरोप लगाए थे, लेकिन अब खुद कांग्रेस नए दफ्तर के नाम को लेकर विवाद में फंस गई है। अब कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के नाम को लेकर विवाद गहरा गया। पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि उसने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नजरअंदाज करते हुए मुख्यालय का नाम इंदिरा भवन रखने की बात सामने आई थी, लेकिन यह बदलाव अब हो चुका है। देखिए अब मुख्य खबर यह है कि भाई पार्टी का जो पता है अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 9A कोटला रोड से जुड़ा होगा, जो पहले 24 अकबर रोड पर स्थित था। लेकिन इस फैसले से पार्टी को विवाद का सामना करना पड़ रहा है। इस विवाद की शुरुआत उस पोस्टर से हुई जो नए मुख्यालय के उद्घाटन से पहले कोटला रोड पर लगे थे। इन पोस्टरों में यह मांग की गई थी कि नए कांग्रेस मुख्यालय का नाम सरदार मनमोहन सिंह भवन रखा जाए ताकि पार्टी अपने पूर्व प्रधानमंत्री के योगदान को सम्मानित कर सके। अब हालांकि ये खबर तो थी और नाम भी उनके नाम पर रखा गया, लेकिन आज जो विवाद पैदा हुआ है वो इस बात पर पैदा हुआ है कि कैसे एक जो स्टेटमेंट राहुल गांधी की तरफ से दे दिया गया उस दौरान उस पर अब विवाद हो गया, जहां पर राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी जो हमारी लड़ाई है वो केवल आरएसएस से नहीं है, वो बीजेपी से नहीं है, आरएसएस बीजेपी से तो है ही, और इंडियन स्टेट से हमारी जो लड़ाई है अब उसको लेकर विवाद हो गया। पहले नाम को लेकर विवाद था, लेकिन चलिए नाम तो ठीक हुआ, लेकिन अब जाकर जो विवाद है वो इस बात को लेकर है कि भाई राहुल गांधी आखिर बोल गए तो क्या बोल गए। चलिए आपको हम सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने, अंग्रेजी में बयान है लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्या कुछ कहा है, इंडियन स्टेट क्यों आखिर उन्होंने कह दिया। We are now fighting
the BJP and the capability to stop them. I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. तो आपने देखा कैसे अब इनके बयान के चक्कर में एक विवाद हो गया कि भाई इनका बीजेपी से विवाद हो सकता है, आरएसएस से विवाद हो सकता है, बट इंडियन स्टेट कह देना, वो भी राहुल गांधी के द्वारा, तो ये बिल्कुल इसकी अपेक्षा नहीं थी, ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि भाई कैसे बोल दिया गया उनके द्वारा। लेकिन चलिए, हमने आपसे भी इसमें प्रश्न पूछा क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेटेड खबर है, तो फटाफट आपके लिए खबर भी लाए हैं और आपसे पोल भी हमने फटाफट पूछा है। कांग्रेस कर रही मनमोहन सिंह का अपमान के बाद, अब देखिए कांग्रेस कर रही क्या देश का अपमान, हमने आपसे प्रश्न पूछा तो 98% लोगों ने कहा हाँ, 2% लोगों ने कहा ना, 98% लोग कह रहे हैं कि हाँ देश का अपमान कर रही है स्टेट वाले बयान से। बात करेंगे अयोध्या से जुड़े हुए एक और मैटर की, बात करेंगे मिल्कीपुर की। अयोध्या का चुनाव तो देख लिया आपने, लोकसभा देख लिया, अब मिल्कीपुर के चुनाव की बात करेंगे। देखिए, जो पिछली बार उपचुनाव में रह गया था, इस बार ये सीट सपा की साख की लड़ाई है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में चंद्रभानु पासवान के रूप में नए और युवा चेहरे पर दांव लगाया है, तो वहीं सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद मैदान में हैं। इनका टिकट काफी पहले ही घोषित कर दिया गया था। संगठन की ओर से कराए गए सर्वे की रिपोर्ट हाईकमान के फैसले का आधार बनी। जनप्रतिनिधियों की पसंद नापसंद के बीच का नाम जो है तय किया गया है। चंद्रभानु पासवान की पत्नी 2 बार से जिला पंचायत सदस्य हैं, ऐसे में उन्हें चुनाव प्रबंधन का भी अनुभव है। कपड़े के कारोबार के चलते गुजरात से भी कनेक्शन है। बीजेपी ने पासी समाज के चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारकर सपा को घेरने की कोशिश कर डाली है। अब देखिए, चाहे इसको जातीय समीकरण बोल दीजिए, हम तो मानते हैं सभी एक ही हैं, लेकिन जातीय समीकरण साधने के साथ ही बीजेपी ने चंद्रभान के जरिए सपा सांसद अवधेश प्रसाद के उस नारे का जवाब देने की कोशिश की है जो सपा उम्मीदवार के तौर पर अवधेश प्रसाद ने अयोध्या सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था। उन्होंने प्रचार के दौरान अयोध्या न काशी, अब की बार चलेगा पासी का नारा दिया था। माना जा रहा है कि बीजेपी ने अवधेश के इसी नारे के जवाब में अब की बार पासी की काट के लिए पासी पर ही दांव लगाकर सपा को घेरने की कोशिश की है। 15 जनवरी को सपा प्रत्याशी ने लाव लश्कर के साथ कचहरी में नामांकन किया। भगवान के दरबार में भी जाकर माथा टेका और उनसे आशीर्वाद लिया। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान 16 जनवरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ नामांकन करेंगे। बता दें कि मिल्कीपुर में 3.5 लाख कुल मतदाता हैं, जिनमें 55,000 पासी हैं, 1,20,000 अन्य दलित समुदाय से आते हैं, हिंदू हैं, 55,000 यादव हैं, 60,000 ब्राह्मण हैं, 30,000 मुस्लिम बताए जाते हैं और 25,000 क्षत्रिय हैं और 50,000 अन्य पिछड़ी जाति की जिस तरीके से कहा जाता है। लेकिन हिंदू की आबादी है और वहाँ मुसलमान है, लेकिन यहाँ पर पासी कार्ड जो है उसकी बात अब चल रही है, क्योंकि वो उनके बयान के बाद जो सपा के बयान के बाद उसके बाद रिस्पॉन्स में है। अब प्रतिक्रियाएं भी आपको सुना देते हैं। चंद्रभान पासवान जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, और अजीत प्रसाद जो सपा के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, वो दोनों आप सुन लीजिए। शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और माननीय उत्तर प्रदेश के मुखिया, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं कि जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता का सम्मान किया और विश्वास जताया। इसके लिए मैं कोट कोट आभार व्यक्त करता हूं और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जनता की मूलभूत सुविधाएं जो भी हैं उस पर सब पे ध्यान रखा जाएगा और उसी पे काम किया जाएगा। धन्यवाद। देखिए, मेरा टिकट तो सितंबर अक्टूबर में ही श्री अखिलेश यादव जी ने, अवधेश प्रसाद जी ने घोषित कर दिया था और मुझे अभी आप ही लोगों के माध्यम से पता लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कल घोषित हुआ है। तो जब उनके पास प्रत्याशी नहीं है तो चुनाव क्या लड़ेंगे।
पूरी कैबिनेट उन्होंने उतार दी है, स्वयं मुख्यमंत्री ने भी प्रभार ले लिया है। अगर उन्होंने विकास किया होता है, विकास की बात ही करी होती, तो ये दिन उनको देखना नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रही है। चुनौती क्या देखते हैं आपकी? समाजवादी पार्टी की कोई चुनौती नहीं है। समाजवादी पार्टी विजय की तरफ है। अखिलेश यादव जी की साइकिल और रफ्तार से चल रही है। ये स्वर्गीय मित्र सेन जी की धरती है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइकिल ही रफ्तार पकड़ेगी और तेजी से पकड़ती जाएगी। उत्तर प्रदेश की बची एकमात्र सीट मिल्कीपुर का उपचुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो गया है। ऐसे में जहां ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि बाबा गोरखनाथ को फिर इस बार भाजपा टिकट देगी, लेकिन उन्होंने चंद्रभान पासवान को इस बार भाजपा से टिकट दिया है। हालांकि पासी समाज से आने वाले चंद्रभान निषाद, पासी समाज से ही आने वाले अजीत प्रसाद से, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से लड़ेंगे। अब चूंकि 3,55,000 मतदाता हैं करीब, और 55,000 ही यादव हैं, 55,000 ही यहाँ पर पासी समाज के लोग रहते हैं, 30,000 मुस्लिम वोटर हैं, तो 1,15,000 निम्न जाति के हैं, और सवर्णों की बात की जाए तो 1,05,000 करीब सवर्ण सामान्य जाति के मतदाता हैं। ये जिलाधिकारी आवास है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, और यहाँ पर आज नामांकन सभा के प्रत्याशी ज़रूर करने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि मिल्कीपुर भाजपा ने एक बार ज़रूर जीत हासिल की थी, बाबा गोरखनाथ के रूप में विधायक बने थे, लेकिन कभी भी समाजवादी पार्टी से दूर नहीं हुई ये सीट। लेकिन इस बार की लड़ाई बहुत कठिन है सपा के लिए भी, और भाजपा ने भी अपनी पूरी टीम और पूरा दम लगा दिया है। तो कुल मिला के इस बार देखना यह होगा कि लड़ाई कौन सा रुख इख्तियार करती है। ख़ास तौर से कहा जाता है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है उसका मनोबल अधिक बढ़ा होता है। धर्मेंद्र सिंह, सुदर्शन न्यूज़, अयोध्या। तो आपने हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट को देखा मिल्कीपुर से, तो हमने आपसे प्रश्न भी पूछ लिया मिल्कीपुर पर, क्योंकि जनमत में तो हम प्रश्न आपसे पूछते ही हैं। मिल्कीपुर में होगा चुनावी खेला, 80% लोग कह रहे हैं हाँ, 20% लोग कह रहे हैं ना, बहुमत कह रहा है हाँ चुनावी खेला होगा मतलब कौन बने, बीजेपी जीत सकती है क्या? अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में, ये मुख्य खबर है, ध्यान से सुनिएगा। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में गरीब नवाज मोहिउद्दीन चिश्ती कमेटी के खिलाफ एक गंभीर मामला सामने आया है। इस्लामिक कमेटी ने एक बड़ा पोस्टर लगाया जिसमें भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की गई है और विकृत नक्शे को लगाया गया था। पोस्टर में जानबूझकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके और अक्साई चिन्ह को भारत के नक्शे से हटा दिया गया। ये दोनों क्षेत्र भारत के अभिन्न हिस्सा हैं और इस तरह की हरकत देश की संप्रभुता और एकता पर सीधा हमला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ठाणे पुलिस ने जो स्थानीय संगठन स्वाभिमान संगठन ने यह शिकायत दर्ज कराई है। संस्था के सचिव ने ठाणे पश्चिम के पदवाल नगर इलाके में स्थित राजित राम तिवारी बीजेपी जनसंपर्क कार्यालय के पास एक बड़े फ्लैक्स बोर्ड को देखा। इस बोर्ड पर मोहिउद्दीन चिश्ती को हिंदुस्तान का बादशाह बताया गया था। साथ ही इस पर एक मस्जिद की तस्वीर और भारतीय झंडा भी दिखाया गया। उन्होंने कहा कि यह पोस्टर न केवल भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है, बल्कि ये इस्लामिक शासन की अवधारणा को भी बढ़ावा देने की कोशिश करता है। जानकारी के मुताबिक यह फ्लैक्स बोर्ड 5 जनवरी 2025 को कथित सरकार गरीब नवाज और सरकार मुलान वाले बाबा के उर्स के मौके पर लगाया गया था। कमेटी ने इस बैनर की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पोस्ट की थी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन इससे संबंधित अन्य पोस्ट से पुष्टि होती है कि विवादित बैनर इलाके में लगाए गए थे। इसी तरह के पोस्टर्स शहर के अन्य हिस्सों में भी लगाए गए थे। अब आपको बता दें, बैनरों की तस्वीरें भी हैं, आपको दिखाई। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार ये कार्रवाई जानबूझकर की गई और इससे देश के नागरिकों को अपमानित किया जा रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह घटना राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस स्टेशन ठाणे में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अब इस्लामिक कमेटी के सदस्यों के खिलाफ जांच कर रही है। इस घटना ने स्थानीय नागरिकों और राष्ट्रप्रेमी संगठनों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया। ये दायित्व था हमारा खबर आपको दिखाना, और ऐसा बंद होना चाहिए। हिंदुस्तान का बादशाह कौन है, ये सब बातें बेफिजूल हैं, ऐसा कहना नहीं चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई हम तो कहते हैं होने चाहिए।
अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की भी आपको बात बताते हैं। मुख्य खबर है, इसको ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग रोचक खबर है, ये भी आप जान लीजिए। मनु भाकर ने पिछले साल हुए पेरिस ओलंपिक में अपने सटीक निशाने से पूरे देश का दिल जीत लिया था। भारत की स्टार शूटर ने इतिहास रचते हुए पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल हासिल किए थे, लेकिन अब इस दिग्गज शूटर के दोनों मेडल वापस लिए जाएंगे और ये मनु भाकर के लिए बड़ी खुशी की बात है। दरअसल स्टार भारतीय निशानेबाज के दोनों ब्रोंज मेडल की हालत बेहद खराब हो गई थी और अब फ्रांसीसी कंपनी मोनाई डी पेरिस, जिसने ये मेडल बनाए थे, वो मनु को नए ब्रॉन्ज मेडल जो है वो देगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मनु भाकर के मेडल्स का रंग उतर गया है। सोचिए, जो रंग ओलंपिक में मिल रहे हैं मेडल के, उसका रंग उतर गया है और पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने के कुछ दिन बाद ही इन मेडल्स का हाल बुरा हो गया था। सिर्फ मनु भाकर ही नहीं, दुनिया भर के कई एथलीट्स ने पेरिस ओलंपिक में मिले मेडल्स की शिकायत की थी। खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक के मेडल्स की खराब क्वालिटी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थीं। इन शिकायतों के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा कि खराब हुए ओलंपिक मेडल्स को एक बार फिर से मोनाई डे पेरिस सही करेगी और उन्हें बिल्कुल नया कर खिलाड़ियों को लौटाया जाएगा। पेरिस ओलंपिक आयोजन समिति ने मोनाई डे पेरिस को ही मेडल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ये एक राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी है जो फ्रांस के लिए सिक्के और अन्य मुद्रा भी बनाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी आने वाले हफ्ते में एथलीटों के सभी खराब पदकों को बदल देगी। फ्रांस की कंपनी मोनाई डे पेरिस ने हर मेडल में एफिल टावर में लगे लोहे के टुकड़े इस्तेमाल किए थे। इस कंपनी ने ओलंपिक खेलों के लिए 5084 गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल बनाए थे। मनु भाकर ने सबसे पहले महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही वो किसी भी ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बनी। इसके बाद मनु ने मिक्स 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में एक और कांस्य पदक जीता, जिसमें उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ भागीदारी की थी। वो देश की आज़ादी के बाद एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। और मुख्य खबर तो यह कि कैसे मेडल का रंग उड़ गया है और जो कंपनी बना रही है वो मेडल, उसने ये आश्वासन दिया है कि ये बदल के इसको देंगे। ये मेडल का रंग जो फीका पड़ा है, इसको फीका पड़ा रहना नहीं देंगे, इसका रिप्लेसमेंट आएगा कंपनी की तरफ से। तो चलिए, ये खबर भी आपको बताएं। अगली खबर का भी रुख करते हैं, बात करेंगे अमेरिका की, रूस की। देखिए, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जल्द मुलाकात करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने सोमवार को यह बयान दिया कि वे पद संभालने के लिए जल्द ही पुतिन से मिलेंगे। चलिए, मैं यहीं पर रुक जाता हूं, लेकिन इस मुलाकात की कोई निश्चित तिथि उन्होंने नहीं बताई है। इस बैठक को लेकर वैश्विक समुदाय की नजरें हैं सबकी टिकी हुई हैं, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में। ट्रंप का कहना है कि वो युद्ध को खत्म करने के लिए अपनी रणनीति पर काम करेंगे और इसे एक फोन कॉल में सुलझा सकते हैं। इसे ट्रंप ने न्यूज़मैक्स के साथ बातचीत में कहा, केवल एक ही रणनीति है और ये पुतिन पर निर्भर है। पुतिन ने जैसा चाहा था चीजें वैसी नहीं हुई हैं। मैं जानता हूं कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं और मैं जल्द ही उनसे मिलूंगा। तो पुतिन से क्या मुलाकात होगी, ये तस्वीर आपको फिर आने वाले समय में हम दिखाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पहले ही पुतिन से मिलने का विचार किया था, लेकिन इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति पद पर बैठना जरूरी था। ट्रंप ने भी बताया कि उन्होंने महसूस किया कि इस तरह के कदमों के लिए आपको कार्यालय में होना जरूरी है, क्योंकि केवल कार्यालय में रहकर ही आप कुछ ठोस काम कर सकते हैं। ट्रंप के बयान पर अमेरिका के सांसद माइक वॉल्ट्स और ट्रंप प्रशासन के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों और हफ्तों में ट्रंप और पुतिन के बीच संवाद शुरू हो सकता है। इसमें रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में मदद मिल सकती है। ट्रंप ने कई बार अपने चुनावी अभियान के दौरान कहा था कि एक फोन कॉल में वो युद्ध जो है वो खत्म कर सकते हैं। अब आगे क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। तो ये खबर थी रूस यूक्रेन की। तो चलिए, आज आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दा आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।